राधे राधे बेटा, बैठ जाएंगे जल्दी जल्दी। कहाँ तक बेटा? स्पेशलाइजेशन समझ लिया था, निके स्पेशलाइजेशन हो चुका है। आज हम ये समझेंगे कि एनसीईआरटी लिख रही है, और वो देख लेगा, तू देख पहले। सक्सेशन एंड एवोल्यूशन वुड हैव बीन अ पैरेलल प्रोसेस, ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा है। सक्सेशन और एवोल्यूशन पैरेलल प्रोसेस रहे हैं, आज नहीं है। आप कहें सर ऐसे कैसे? आज भी तो होना चाहिए। आओ बेटा समझते हैं, शब्दों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, साथ के साथ हर स्टेटमेंट को समझते चलो बेटा। जो समझ में नहीं आए उसे पास वाले से मत पूछना, जब मेरी बातें खत्म हो जाए तब मुझसे पूछना बेटा, है ना? तो इधर उधर मत पूछो, बस जो पूछना है मेरे से पूछो, ये ध्यान रखना। अब देखें इधर, सक्सेशन और एवोल्यूशन का लिंक आज हम बनाएंगे। बात हो रही है तब की जब हमारी अर्थ पहली बार बनी थी, कुछ भी नहीं था यहां, कोई लिविंग नहीं, बिल्कुल बैरन। पहली बार कोई लिविंग, कोई स्पीसीज, कोई कम्युनिटी, मान लीजिए ए यहां आया, जैसे ही बैरन एरिया में कोई पहला आया, पायोनियर, सक्सेशन की शुरुआत हुई। और सक्सेशन की शुरुआत है। अब इस ए में एवोल्यूशन हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है, एवोल्यूशन। जब एवोल्यूशन इस लेवल पे पहुंचा कि कोई बी यहां पर आ गया, दो बातें हो सकती है, या तो ए बी में बदल गया, या ए के रहते हुए बी आ गया। चाहे जो भी हुआ, जैसे ही कोई नया आया, मैं आपसे कहूंगा कि यहां एवोल्यूशन तो हुआ ही सही, सक्सेशन भी हुआ। अब इस बी में एवोल्यूशन हो रहा है, एवोल्यूशन, एवोल्यूशन। जब इस लेवल पे पहुंचा कि कोई सी यहां पर आ गया, दो बातें हो सकती है, या तो बी ही सी बन गया, या बी के रहते हुए सी आ गया। बेटा यहां एवोल्यूशन तो हुआ ही सही, सक्सेशन भी हुआ। फिर आप कहेंगे कि सर ये आप 3 बार क्या बोलते हो, एवोल्यूशन हो रहा है? हम तो एक ही बार में समझ जाते हैं। 3 बार बोलना पड़ेगा, 3 से ज्यादा बार भी बोलना पड़ सकता है। हर एवोल्यूशन सक्सेशन नहीं होता। एवोल्यूशन का मीनिंग है चेंज, दैट may बी स्मॉल और लार्ज। जब चेंज इतना बड़ा हो जाए कि नई स्पीसीज आ जाए, तब सक्सेशन होता है। हर एवोल्यूशन सक्सेशन। बात पहुंची बेटा? आज कोई भी बालक यहां E = S ना करे। अरे E का मतलब है चेंज, एवोल्यूशन, और S का मतलब है न्यू स्पीसीज, न्यू कम्युनिटी। याद रखो, हर ES नहीं है। हाँ, E का फाइनल रिजल्ट S है।
ई का फाइनल रिजल्ट एस है, लेकिन हर ई एस नहीं है बेटा। एवोल्यूशन हर पल होता है, हर मोमेंट पे हो रहा है। सक्सेशन तब होगा जब नई स्पीसीज आएगी। बात समझ आ गई? तो बताओ, क्या इस सी में एवोल्यूशन हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है। जब इस लेवल पे पहुंचा कि कोई डी यहां पर आ गया, तो एवोल्यूशन तो हुआ ही सही। पहुंच रहा है बेटा? प्रिमिटिव अर्थ से लेकर अब तक सक्सेशन और एवोल्यूशन पैरेलल चल रहे हैं। मान लो रे बेटा, ये डी हमारी अर्थ का अब तक का सबसे स्टेबल है, तो ये डी ह्यूमन है, ये डी एंजियोस्पर्म है। नहीं पहुंचा क्या? अगर ये सबसे स्टेबल है तो ये ह्यूमन है, ये एंजियोस्पर्म है। बताओ, क्या इस डी में एवोल्यूशन हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है। लेकिन क्या सक्सेशन हुआ? नहीं बेटा। अरे पहुंच रहा है कि नहीं? प्रिमिटिव अर्थ से लेकर अब तक सक्सेशन और एवोल्यूशन पैरेलल प्रोसेस रहे हैं। आज एवोल्यूशन तो हो रहा है, लेकिन सक्सेशन रुका हुआ है। इस रुकने का मतलब स्टॉप नहीं है, होल्ड है। स्टॉप तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो चिल्ला चिल्ला के पहले भी कह चुके हैं, बायोटिक कम्युनिटीज आर नेवर स्टेबल। और जिस दिन होमोसेपियन सैपियन को रिप्लेस करके होमोसेपियन फ्यूचरिस्ट आएंगे, सक्सेशन एक बार फिर होगा। जिस दिन एंजियोस्पर्म को रिप्लेस करके कोई नया आएगा, सक्सेशन एक बार फिर होगा। सही है? तब तक के लिए एवोल्यूशन, सक्सेशन, होल्ड, होल्ड पे। क्या ये हमेशा रुक जाएगा? हो ही नहीं सकता। जो आया है उसे एक दिन आप कहें ठीक है सर, बढ़िया, ठीक है। प्रिमिटिव अर्थ से लेकर अब तक की बातें समझ में आ रही है कि हाँ, एवोल्यूशन और सक्सेशन पैरेलल चले हैं। आज एवोल्यूशन हो रहा है, लेकिन सक्सेशन होल्ड पे है, रुका हुआ है कुछ समय के लिए। अब ये समय कितना लंबा होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, रुका है, होल्ड पे है। अब मेरी बातों का टर्निंग पॉइंट आ रहा है। अब यहाँ कुछ मत बोलना, बस सुनना है। फिर आप कहेंगे कि सर, जब पहली बार हम एलन आए तो हमने इस पास वाले नाले को देखा। नाला है इधर यार, इधर भी है, इधर भी, इधर बड़ा है, इधर छोटा है बेटा। तो आपने बड़े को देखा और आपने कहा कि नाले में उस टाइम पर ग्रास हुआ करती थी किनारों पर, और आज जब उधर से निकल के आते हैं तो देखते हैं कुछ श्रब भी आ गई है। नाले में ग्रास के बाद श्रब आ चुकी है, तो नाले में तो सक्सेशन चल रहा है। फिर हम कैसे कह दें कि सक्सेशन होल्ड पे है, रुका है? हम तो कहेंगे कि सक्सेशन चल रहा है। बेटा, बेटा, मैंने कहा था ना कुछ नहीं बोलना अभी। अगर आज इस बात को डिटेल से समझे तो कहना पड़ेगा कि सक्सेशन दो तरह का होता है। प्रिमिटिव अर्थ से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ है उसे कहते हैं एवोल्यूशनरी सक्सेशन। और आज हमारी अर्थ के किसी नाले, किसी चट्टान, किसी एरिया में जो हो रहा है
उसे कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। सक्सेशन दो प्रकार का हो गया, एवोल्यूशनरी और इकोलॉजिकल। बेटा इकोलॉजिकल सक्सेशन एवोल्यूशन नहीं है। इकोलॉजिकल सक्सेशन एवोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट सुनो पहले, हड़बड़ाहट में मत रहा करो। पता नहीं क्या उत्साह भरा पड़ा है। अच्छे लिसनर बनो पहले, जब मौका लगे तब बोला करो। पहले भी कहा है मैंने आपको, पहले सुनने की एक अच्छी क्षमता होनी चाहिए हमारे अंदर, और जहां गलत लग रहा है उसको भांप लो पहले ही, और जब मौका लगे तो फिर उसे बोलो कि ऐसे कैसे। समझ पा रहे हैं आप? इकोलॉजिकल सक्सेशन एवोल्यूशन नहीं है। इकोलॉजिकल सक्सेशन में आने वाली हर एक स्पीसीज वो है जो पहले कभी अर्थ पे आ चुकी है, उस एरिया में पहली बार होगी, अर्थ पे नहीं। पहुंचा बेटा? कहा ना, आगे सुनो, अभी सब आएगा, लेकिन पहले सुनो तो सही रहे यार, वही मत अटका करो बेटा। एक तो माहौल बिगाड़ते हैं यार ये। इकोलॉजिकल सक्सेशन में आने वाली हर एक स्पीसीज पहले कभी अर्थ पे आ चुकी है बेटा, उस एरिया में पहली बार हो सकती है, अर्थ पे नहीं। और उस एरिया में तो इसलिए क्योंकि उसका एनवायरनमेंट उसे बुला रहा है, फेवर कर रहा है। अरे नाले में 10-20 ट्रक मिट्टी डाल दो, हो सकता है 5-10 साल बाद ट्री भी दिखे, क्योंकि इकोलॉजिकल सक्सेशन में आता वही है जिसे एनवायरनमेंट बुलाता है। बात पहुंच रही बेटा? हमने जब लिथोसेरे पढ़ा, क्रस्टोस लाइकेन, फोलियोस लाइकेन, मॉस, हर्ब, श्रब, ट्री, कोइंसिडेंटली एवोल्यूशन लग रहा है नहीं? क्या क्रस्टोस लाइकेन में एवोल्यूशन होके फोलियोस बना, या चट्टान टूटी तो फोलियोस आया? कहा ना आपसे, ये एवोल्यूशन लग रहा है नहीं। और हर बार क्रस्टोस के बाद फोलियोस ही आए ये भी जरूरी नहीं है। एक बार की बात है बेटा, चट्टान पर क्रस्टोस लाइकेन आए ही थे, अब कुछ अभी कुछ किया भी नहीं, ऑर्गेनिक एसिड भी सिक्रीट नहीं किया, अचानक फ्लड आ जाती है, सब कुछ बहा के ले गई। और जब फ्लड हटती है तो चट्टानों पर इतनी इतनी मिट्टी जम जाती है। फोलियोज उगेगा कि हर्ब? हर बार क्रस्टोस के बाद फोलियोज आएगा ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन हमने तो बुलाया क्योंकि हम एक्सट्रीम सोचा कि क्या क्या हो सकता है। सीक्वेंस हमेशा वही रहेगी ऐसा जरूरी नहीं है। क्या नाले की ग्रास में एवोल्यूशन होके श्रब बनी? नाले में मिट्टी बढ़ गई इसलिए श्रब आई है, एनवायरमेंट ने बुलाया। बहुत गजब बेटा। अब नेक्स्ट आंसर सही आना चाहिए, कुछ भी हो जाए। नाले की हर्ब, नाले की श्रब में क्या एवोल्यूशन हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है। एवोल्यूशन कभी रुकता नहीं है, हर पल हो रहा है, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है कि नई स्पीसीज आ जाए। जिस दिन वो इतना बड़ा हो गया कि नई स्पीसीज आ गई, मैं कह दूंगा ये आगे बढ़ गया। मैंने हमेशा के लिए थोड़ी रोका है, ओल्ड कहा है, लेकिन नई स्पीसीज आते हुए
हम हमारी एक जिंदगी में तो नहीं देख पाते, क्योंकि नई स्पीसीज का आना 10-20 साल का काम नहीं है, हजारों साल लग जाते हैं। और हो सकता है बेटा कि जब हम हैं तभी हजारों साल कंप्लीट हो रहे हो। ये भी हो सकता है कि जब हम हैं तभी वो हजारों साल कंप्लीट हो रहे हो, लेकिन हमें वो डिस्कवर्ड ही नहीं है। हो सकता है हमें वो डिस्कवर ही नहीं है जो नई आई है। क्या अर्थ पे मिलने वाली हर एक स्पीसीज हम डिस्कवर कर चुके हैं? तो आ रही होगी, लेकिन हमें पता भी ना हो। तो इसलिए मैंने कहा कि ये रुका, होल्ड कहो, ये आगे चल भी रहा हो, हमें क्या पता। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो वो एवोल्यूशन जो वहां नाले की ग्रास और श्रब में हो रहा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं कि नई स्पीसीज आ जाए। और जिस दिन इतना बड़ा हो गया उस दिन एवोल्यूशनरी सक्सेशन आगे बढ़ जाएगा। ये याद रखेंगे आप। अब तक की बातों में कोई दिक्कत? तो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या एवोल्यूशन की वजह से चलता है कि एनवायरनमेंट के फेवर से? ये क्लियर होना चाहिए। वो स्पीसीज जो इकोलॉजिकल सक्सेशन में आ रही है वो पहले कभी अर्थ पे आ चुकी है, उस एरिया में नई है, उस एरिया में पहली बार है, अर्थ पे नहीं। अब नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट आएंगे, सही लगे तभी हाँ भरेंगे बेटा। मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं, सच के सिवा कुछ नहीं। आपको बस इतना बताना है कि समझ आया कि नहीं। एवोल्यूशनरी सक्सेशन में ट्री के बाद ग्रास आती है। मैंने मना करने की और हाँ करने की नहीं कहा, मैंने कहा कि समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया? नेक्स्ट पहले सुन लो, फिर दोनों एक साथ समझेंगे। मैं रिपीट कर देता हूं। एवोल्यूशनरी सक्सेशन में ट्री के बाद ग्रास आती है और इकोलॉजिकल सक्सेशन में ग्रास के बाद ट्री आते हैं। अरे एवोल्यूशन में डाइकोट के बाद मोनोकोट आया है। मोनोकोट ज्यादातर ग्रासेस हैं और इकोलॉजिकल सक्सेशन एनवायरमेंटल स्ट्रेस के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी पे जाता है, तो ग्रास के बाद ट्री को लेके आते हैं। ये बात पहुंच रही है? तो याद रखो, ए से लेकर डी तक जो कुछ भी हुआ हुआ होगा। मैं उसे नहीं पढ़ाता आपको, मैं आपको एवोल्यूशनरी सक्सेशन नहीं पढ़ाता बेटा, मैं तो आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ाता हूं। और फिर याद दिला दूं, इकोलॉजिकल सक्सेशन एवोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट सुनो, समझ में आए तभी हाँ भरना। इकोलॉजिकल सक्सेशन में आने वाली हर एक स्पीसीज में एवोल्यूशन हो रहा है, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं कि नई स्पीसीज आ जाए। जिस दिन वो इतना बड़ा हो जाए कि नई स्पीसीज आ गई, ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है? हम कौन सा पढ़ रहे हैं? आपके एनसीईआरटी आपके मॉड्यूल में टॉपिक का नाम सिर्फ सक्सेशन नहीं, इकोलॉजिकल सक्सेशन है। क्योंकि हम इसे पढ़ते हैं और ये मन में ढंग से क्लियर रखना, इकोलॉजिकल सक्सेशन एवोल्यूशन की सीक्वेंस में नहीं चलता। जिसे एनवायरनमेंट बुलाता है वो आता है। ठीक? तो अब आगे जो कुछ भी मैं कहूंगा इसके बारे में कहूंगा, ये मन में रखना। अब तक लिथोसेरे में जो कहा वो भी इसके बारे में ही कहा। वो तो एनसीईआरटी ने प्रिमिटिव अर्थ से लेकर अब तक की बातें की, इसलिए हमने इसकी भी कुछ चर्चा की, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि एवोल्यूशन और सक्सेशन प्रिमिटिव अर्थ से लेकर अब तक पैरेलल होने की बातें हो रही है। लेकिन आज हमारी अर्थ के किसी एरिया में जो चल रहा है वो ये वाला चल रहा है, तो हम इकोलॉजिकल सक्सेशन को पढ़ रहे हैं बेटा। तो आगे बढ़े फिर, यहां तक की बात सब बच्चों को क्लियर है?
हर एवोल्यूशन सक्सेशन नहीं है, ये समझ में आ रहा है। एवोल्यूशन छोटा भी हो सकता है, और जब इतना बड़ा हो जाए कि नई स्पीसीज आ जाए तो सक्सेशन है। कौन सा वाला? ये एवोल्यूशनरी बेटा। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, और आप ये हटा दो ना। एवरी सक्सेशन गलत है। इकोलॉजिकल सक्सेशन कहाँ? एवोल्यूशन। एवोल्यूशनरी सक्सेशन में ट्री के बाद ग्रास। एवोल्यूशनरी सक्सेशन में ट्री के बाद ग्रास, और इकोलॉजिकल सक्सेशन में ग्रास के बाद ट्री। और अब कॉजेज ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन के आगे बढ़ने का कारण। वैसे तो सब बच्चे जानते हैं कि गलती करके जाते हैं, लेकिन याद रखना हर बार गलती करके ही हटो जरूरी नहीं है, कोई और भी हटा सकता है। कुछ किया ही नहीं, अचानक फ्लड आ जाए, लावा आ जाए, लैंडस्लाइड हो जाए, हटना पड़ेगा। तो हर बार गलती करके ही जाए जरूरी। अगर खुद की गलती से हट रहे हैं तो उसे बायोटिक, लिविंग या फिर ऑटोजेनिक कॉज के नाम से पुकारते हैं। ऑटोजेनिक, खुद का किया हुआ, खुद का किया हुआ। यहां सेल्फ कम्युनिटी मिस्टेक करती है। अब वो मिस्टेक वो जानबूझ के नहीं कर रही बेचारी, कम्युनिटी अनजाने में ऐसा हो रहा है। क्रिस्टोस लाइकेन ने ऑर्गेनिक एसिड सिक्रीट किया तो क्या जानबूझ के मरने के लिए किया? क्या उसने तो अपने आप को अच्छा और अच्छा बनाने के लिए ऐसा कर रहा था कि और मिनरल मिलेंगे, चट्टान टूटेगी। तो उसे क्या पता था कि चट्टान इतनी टूट जाएगी कि उसे वहां से हटना ही पड़ेगा। आज ह्यूमन जो भी अपने एनवायरमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, अपने अपने फायदे के लिए करने की सोच रहा है, अपने आराम के लिए व्हीकल चला रहा है, इंडस्ट्रीज लगा रहा है, तो ये सब बातें वो खुद के लिए कर रहा है। लेकिन उसे ये इस इंटरेक्शन से उसे तो पता है कि एनवायरमेंट धीरे धीरे अनफेवरेबल हो रहा है, लेकिन फिर भी कर रहा है। जब खुद की गलती से हटते हैं तो उसे बायोटिक कोज कहते हैं बेटा। रिप्लेस होना पड़ेगा, वो आएगा जिसके लिए एनवायरमेंट फेवरेबल है। लेकिन कुछ किया ही नहीं, कोई और हटाए, उसे एक्सटर्नल फिजियोग्राफिक एलोजेनिक के नाम से पुकारते हैं। एलो मीन्स किसी और का किया हुआ है। जैसे सिंपल एग्जांपल है, फ्लड आ जाए, यहां वॉल्केनिक लावा, लैंडस्लाइड, घने कॉज हो सकते हैं, बहुत सारे। तो यहां पर हटना पड़ेगा। तो या तो गलती करके जाओ, नहीं तो कोई और हटाएगा। सीधी बात है, जाना सबको है, और जब जाना ही है गलती करके जाओ। बाद में पछतावा तो नहीं होगा ना बेटा यार कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं।
बच्चे समझदारी का परसेंटेज तो बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल संगत का फर्क पड़ता है बेटा। टाइप ऑफ सक्सेशन, नेक्स्ट। प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह का होता है सक्सेशन। सबसे पहले प्राइमरी सक्सेशन, अरे ये ऐसी जगह पे हो रहा है जहां पहले कभी कुछ था ही नहीं, कोई बायोटिक कम्युनिटी नहीं। बेटा क्या ये मैं तब की बात कर रहा हूं जब अर्थ बनी थी? ना ना, हम इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ रहे हैं। मैं तब की बात नहीं कर रहा हूं जब अर्थ बनी थी। फिर आप कहेंगे कि तो फिर ऐसी कौन सी जगह होगी जहां कभी कुछ था ही नहीं? ठंड ठंड रखो बेटा। एक बार की बात है, वॉल्केनिक लावा आया, लावा आ रहा है बेटा। आप डायग्राम अपने हिसाब से बना सकते हो। इधर ये देखो, गर्म है अभी, लेकिन जब ठंडा होगा तो क्या चट्टाने बनेगी इस तरह की। अरे इस तरह की रॉक को क्या इग्नियस रॉक कहते हैं? बताओ, इस चट्टानों की सरफेस पर क्या पहले कभी कोई था? जो भी होगा पहली बार होगा, सक्सेशन प्राइमरी होगा, है ना बेटा? चट्टानों की बनी पहली बार है। जब चट्टाने पहली बार ही बनी है तो उनकी सरफेस पे पहले कोई नहीं था बेटा। जो भी बायोटेक कम्युनिटी आएगी पहली बार ही आएगी, और चट्टाने हैं तो आने वाली फर्स्ट कम्युनिटी क्या? क्रस्टोज लाइकेन है। क्या आप जानते हैं कि क्रस्टोज लाइकेन ने आकर मरकर सॉइल फॉर्मेशन को इंड्यूस किया? बेटा सॉइल का बनना पीडोजेनेसिस कहलाता है। और याद रखना, पीडोजेनेसिस बहुत 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 स्लो प्रोसेस है। 1 इंच मोटी परत बनने में सॉइल की, 1 इंच मोटी परत बनने में 500 से 1000 साल लगते हैं। बात पहुंच रही है बेटा? समझ जाइए, प्राइमरी सक्सेशन भी बहुत 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 स्लो प्रोसेस है। इसे कंप्लीट होने में हजारों साल लग जाते हैं। हो सकता है लास्ट लेक्चर में हमने क्रस्टोज लाइकेन से लेकर ट्री 10 मिनट में बना दिए हो, लेकिन वो हजारों सालों का काम है। ये यहाँ जब ये सॉइल बन रही है तो उसके बाद क्या फोलियोज लाइकेन आया? उसके बाद में क्या यहाँ पर मॉसेज आई थी? उसके बाद बोलो रे, श्रब्स। अरे जब ट्रीज आ गए तो क्या यहाँ पानी पानी हो गया? अरे क्या सूखा पड़ गया? कौन सी कंडीशन? मैजिक में उगने वाला। अरे मेजोफाइट ही क्यों? सबसे स्टेबल कंडीशन है। क्या हर कोई वहीं जाना चाहता है? क्या हर कोई वहां पहुंच जाता है? वहां वही जाता है जिसे एनवायरमेंट बुलाता है। हर किसी के बस की बात, जाना सब चाहते हैं, हर कोई नहीं पहुंच पाता बेटा। याद रखो, यहाँ वही जाता है जिसे एनवायरमेंट बुलाता है। हर किसी के बस की बात नहीं है। सही है? कहां कहां पे प्राइमरी सक्सेशन होगा? एग्जाम्पल देखेंगे आप। अभी अभी आपने कहा कि वॉल्केनिक लावा के आने के बाद प्राइमरी होता है, सच है। लेकिन क्या हर चट्टान लावा से ही बने, क्या जरूरी है क्या?
कोई दूसरी खाली पड़ी चट्टाने, उनके ऊपर भी तो प्राइमरी ही होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो इधर, न्यूली फॉर्म्ड पॉन्ड, नया नया बना तालाब। एक दिन की बात, अर्थक्वेक, भयंकर अर्थक्वेक आया बेटा, चट्टाने खिसक रही है, एक छोटा गड्ढा बन रहा है, बरसात हो, पानी भर चुका है। अरे बताइए, क्या इस पानी की सरफेस पे क्या पहले कभी कोई था? भरा ही पहली बार है। जो भी होगा, फर्स्ट टाइम ही कोई बायोटिक कम्युनिटी आएगी ना, सक्सेशन प्राइमरी होगा। लेकिन अब लिखना बंद करो, इधर देखो, अगर आपसे कह दिया जाए कि एक पॉन्ड समर सीजन में सूख जाता है और रेनी सीजन में फिर भर जाता है, वहां सक्सेशन प्राइमरी नहीं सेकेंडरी होगा। ध्यान रखो, क्योंकि जब समर टाइम में वो पॉन्ड सूखा तो वहां के फाइटोप्लैंक्टन स्पोर बना गए, पहले से रह रहे हैं पानी में यार। जैसे ही बरसात में दोबारा भरा, वही स्पोर उग के फाइटोप्लैंक्टन बना रहा है। यार एक बात समझ में आ गई रे बेटा, जिस एरिया में सक्सेशन चल रहा है उस एरिया में पहला सीड, पहला स्पोर, पहला प्रोपेग्यूल, ये टर्म एनसीईआरटी लिखती है, प्रोपे, ऐसा प्लांट पार्ट जो नया प्लांट बनाता है। कुछ भी हो सकता है, वो स्टेम हो सकता है, लीफ हो सकती है, सीड हो सकता है, व्हाटएवर। ऐसा प्लांट पार्ट जो नया प्लांट बनाए उसे क्या कहते हैं? आराम से, जिस एरिया में सक्सेशन चल रहा है वहां पहला सीड, पहला स्पोर, पहला प्रोपेग्यूल ही अगर वहीं का उग जाए तो सेकेंडरी है। अरे पहला ही सीड, पहला ही स्पोर, पहला ही प्रोपेग्यूल कहीं बाहर से आए तो वो प्राइमरी है। नहीं पहुंचा क्या? पहला सीड, पहला स्पोर वहीं का कोई उग गया, पहले कोई था? पहले कोई था, तभी तो सीड प्रोपेग्यूल आया, सेकेंडरी है। लेकिन पहला ही बाहर से आएगा तो प्राइमरी है। ये बात पहुंच रही है? तो न्यूली फॉर्म्ड पॉन्ड, जो नया नया तालाब बना है, उसमें सेकेंडरी या प्राइमरी? बरसात में भरने वाला, समर में सूखने वाला, सेकेंडरी। याद रहेगा? एक और एग्जांपल, अब यहां दिमाग पे हल्का जोर लगा लेना, इधर देखते जाओ, सैंड ड्यून्स, रेत के टीले। देखते हैं कितने बच्चे मेरा शब्द समझ रहे हैं। सैंड सॉइल नहीं है जब तक उसमें ह्यूमस ना मिले। क्या ह्यूमस मिल गया? पहले कोई था? ह्यूमस मिल गया, पहले कोई था? क्योंकि ह्यूमस कहां से आया? जो था वो मरा तभी तो ह्यूमस बना। क्या कहा? सैंड सैंड ही है, चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े हैं। सैंड चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े हैं, सैंड सैंड ही है, ह्यूमस नहीं है, प्राइमरी होगा, क्योंकि वहां कोई था ही नहीं। अरे पहुंचा कि नहीं यार? पक्की बात है बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहां और जोर लगेगा दिमाग पर, ध्यान से। कोरल रीफ। क्या होती है कोरल रीफ? चुप हो जाओ इधर। रॉक ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है,
और ये डायटम के मरने से नहीं, कोरल के मरने से बनती है। कोरल्स ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनकी आउटर शेल पर कैल्शियम कार्बोनेट है। सिलिंट्रेट तो है ही, रेड एल्गी के मेंबर भी है। बोर्ड पे देखो इधर, ये रहा पानी ही पानी। जब कोरल मर जाते हैं तो नीचे डिपॉजिट होते हैं। जिस तरह से डायटम के मरने से डाइटेमेशियस अर्थ बनती है, कोरल के मरने से कोरल रीफ बनती है। ओवर अ लॉन्ग 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 टाइम हाइट बढ़ रही है, साइज बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है, चट्टानों की हाइट भी बढ़ती जा रही है। समझ पा रहे हैं आप? ये चट्टानों का पूरा जो सरफेस कोरल रीफ है बेटा। जो कोरल मरा है, क्या वो उगेगा यहाँ? ना ना, वो तो चट्टान बन चुका है। याद रखिए, वो कोरल तो रॉक बन चुका है और अब तो ये चट्टाने सरफेस का काम कर रही है, बस केवल सरफेस। यहां जो भी आएगा पहली बार बाहर से आएगा, वो उगेगा। ये मुझे स्ट्रेस करना पड़ रहा है समझाने में, क्योंकि कोरल का नाम सुन के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि पहले कोई था, किसी वजह से नहीं रहा, अब तो सेकेंडरी होगा, दोबारा वही उगेगा। अरे कैसे उगेगा दोबारा? वो तो चट्टाने बन गया। वो चट्टाने सिर्फ एक सरफेस का काम करती है और कुछ नहीं। और उस सरफेस पर जो भी आएगा बाहर से आएगा। यहां तरह तरह की एल्गीज और दूसरे हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे। और जब यहाँ प्रोड्यूसर ग्रो करेगा तो उसे खाने हर्बियोर भी आएगा। हर्बियोर के पीछे पीछे क्या यहाँ तरह तरह का प्रोड्यूसर हर्बियोर और कार्निवोर है? गजब की डाइवर्सिटी है। तभी तो कहते हैं कि ओशियंस में फर्स्ट मैक्सिमम डाइवर्सिटी कोरल रीफ पर है। कोरल रीफ है ये नहीं कहा, कोरल रीफ पर है कहा है। शब्दों पे विशेष ध्यान दीजिए। कोरल रीफ पर है, समझ रहे हैं आप? पर बेटा, क्यों? वहां डाइवर्सिटी क्यों ज्यादा? इसीलिए फोटो बनाया मैंने ये। पानी में एक दिक्कत है, लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं पहुंच पाती यार। लेकिन अब चट्टाने इतने ऊपर आ गई कि लाइट आराम से पहुंचेगी, लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं रहा, इसलिए डाइवर्सिटी ज्यादा है। अर्थ पर मैक्सिमम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सेकंड मैक्सिमम ओशन का फर्स्ट, ये याद रखना। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे। और अब एक बात कह देता हूं मैं आपसे, ओशियन बायोम है, उस बायोम में कोरल रीफ एक पार्ट है, उसे इकोसिस्टम कहेंगे। क्योंकि बायोम में एक पार्ट क्या कहलाता है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेट बैरियर रीफ क्या इकोसिस्टम है ओशनिक बायोम में? ठीक है जी। तो बेटा कोरल रीफ, कोरल रीफ कोरल के मरने के बाद का प्रोडक्ट है। वो चट्टाने हैं, उनके ऊपर जो सक्सेशन होगा वो प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी होगा। कोरल वापस नहीं उगेगा, वो तो चट्टाने बन चुका है। अब तो जो भी आएगा बाहर से आके उगेगा, चट्टाने सरफेस का काम करेगी। सेकेंडरी सक्सेशन, प्राइमरी हो गया।
ये तो हटा दो, ये तो ऐसे बना दो। प्रोपेग्यूल शब्द लिखिएगा, एनसीईआरटी दे रही है ये। ठीक, और अब एक एक चीज को अच्छे से समझते हुए चलें बेटा, क्लासेस मिस ना करें। अगर मिस करेंगे तो फिर चक्कर पड़ता है आगे वाली क्लास में, फिर उसमें आपका फिर वो लिंक नहीं बन पाता, या तो फिर उसको आपको ऑनलाइन देखना पड़ता है, स्ट्रेस होता है फालतू का ना। क्योंकि अब ये 10th क्लास नहीं है, 11th क्लास नहीं है, ये 12th क्लास भी नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी है। 12th तो है ही साथ में, लेकिन तैयारी वो भी है, चीजों को हल्के में ना लें। मार्केट में बहुत कंपटीशन है बेटा, ये याद रख लेना। हल्के में मत लो, क्योंकि अभी तक आप हल्के में ही ले रहे हो आप लोग। ये हल्के में मत लो, चीजें हल्की वाली नहीं है, ये बहुत भारी है बेटा। तो इसलिए आपको इन्हें इतनी भी भारी नहीं कि आपसे बड़ी हो, लेकिन वो उसके लिए है जो उनको सीरियसली डील कर रहा है। सेकेंडरी सक्सेशन ऐसी जगह पे होता है जहां पहले कभी कुछ था, किसी वजह से नहीं रहा, अब दोबारा कोई वहीं का उग जाए तो सेकेंडरी। जैसे एक दिन की बात है, एक हरा भरा फॉरेस्ट, भयंकर आग लग गई, सब जल के राख हो गया बेटा, कुछ नहीं बचा। और अब फॉरेस्ट फायर के बाद फर्स्ट रेनफॉल हो रही है। फर्स्ट रेनफॉल, जो बचा है वो उग जाएगा। आप कहें सर इतनी भयंकर आग लगी, कौन बचेगा वहां? बेटा पोलन ग्रेन भले ही बच गया हो, लेकिन वो उगता नहीं है। क्योंकि बालक दिमाग लगा रहे हैं, स्पोरोपोलेनिन दुनिया में ऐसा एक भी एंजाइम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चिड़िया फुर होके वापस आ गई वहां पर, तो चिड़िया उग जाती है बेटा। अच्छा, चिड़िया सीड लेके आएगी तो फिर तो बाहर से लाएगी बेटा, वहीं का थोड़ी लाएगी वो। अच्छा, खोद के चोंच से खोद के यार मतलब कस के ही कूटा है बेटा। मतलब अंदाजा लगाना मुश्किल है कि किस लेवल पे कूटा गया है। चलिए, बच्चा है बेटा टेरिडोफाइटा। मैंने इसी का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि टेरिडोफाइट्स अंडरग्राउंड स्टेम बनाते हैं, और अंडरग्राउंड स्टेम राइजोम कहलाते हैं। मैंने राइजोइड नहीं लिखा है, हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम को राइजोम कहते हैं। तो बेटा यहां पर जब आग लगी थी ना, तो ऊपर ऊपर से जल गए थे, अंडरग्राउंड पार्ट बचे हुए हैं। टेरिडोफाइटा वही है जो दूसरों में आग लगा के खुद निकल लेते हैं। आपने हॉर्स टेल का नाम सुना होगा, सिलिका डिपोजिशन। गर्मी के दिन तेज हवाएं टकरा टकरा के आग लगा देते हैं, क्योंकि रिजिड होते हैं सिलिका की वजह से। तो आग भी इन्होंने लगाई थी और खुद बच गए, बाकी को तो निपटा दिया। और जैसे ही बरसात होगी उग जाएंगे। सेकेंडरी सक्सेशन का पायोनियर टेरिडोफाइटा। सही है, हर जगह यही हो जरूरी। मैंने वो एग्जाम्पल दिया है जिससे बात समझ में आए। और अब यहां बड़ी श्रब्स आ रही है, और फाइनली ट्रीज। क्या ट्रीज आ गए तो पानी पानी हो गया, सूखा पड़ गया?
कौन सी कंडीशन? मैजिक में उगने वाला मेजोफाइट ही क्यों? क्या हर कोई वहीं जाना चाहता है? हर कोई पहुंच जाता है वहां, वही जाता है। बहुत गजब, कुछ कर गुजरोगे बेटा, बस साथ साथ चलते रहो मेरे। तो यहाँ ये मेजोफाइट तक यहाँ पर पहुंच चुके हैं बेटा। मेजोफाइट ही, क्या ये उतना ही स्लो हो रहा है जितना वो था? अरे यहाँ तो पहले से सॉइल है यार, ये फास्ट हो रहा है। और इसे कंप्लीट होने में बस 100 से 200 साल। उधर तो हजारों थे, उनके कंपैरिजन में तो बस ही है। कहां कहां पर ये होता है? एग्जाम्पल देखें। डिफॉरेस्टेड साइट, डिफॉरेस्टेड साइट पर ये हो रहा है। फ्लडेड एरिया में जब फ्लड आई थी तो सब कुछ बहा के ले गई बेटा, कुछ वहीं दब गए, जो दब गए वो बाद में उग गए। एबेंडन्ड फार्मलैंड्स, एबेंडन का मतलब है त्याग दिए गए, जिनको खाली छोड़ दिया गया, अब उन पे खेती नहीं होती, उनको हम यहाँ सेकेंडरी सक्सेशन कहेंगे। एक बात कान खोल के सुन लेना दूर दूर वाले, जिन खेतों में लगातार खेती हो रही है वहां सक्सेशन नहीं है। नाले में अगर आप सामाजिक सेवा में आओ और पेड़ लगा के आ जाओ, वो सक्सेशन नहीं है। आर्टिफिशियल मोड से किया गया कोई भी काम सक्सेशन नहीं है। हाँ, आपने 10 ट्रक मिट्टी डलवा दी और बाद में कहीं से उड़ उड़ा के सीड आके उग के पेड़ बन गया, वो सक्सेशन है। समझ रहे हैं आप? प्लांट्स अपने आप ग्रो करने चाहिए। आर्टिफिशियल मीन से लगाया गया कोई भी प्लांट सक्सेशन का पार्ट नहीं होगा, ये याद रख लेंगे। बिल्कुल है, ह्यूमन नहीं आना चाहिए। चिड़िया सीड पटक गई, वो बाद में उग गया, वो सक्सेशन है। आज चिड़िया बहुत याद आ रही है आप लोगों को, क्या बात? अच्छा, सीड डिस्पर्जल की बातें हो रही है मतलब, हाँ? बहुत बढ़िया, वो सक्सेशन है। लेकिन आप जाके पेड़ उगाओ, वो सक्सेशन नहीं है बेटा। गजब, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया बेटा। छोड़ा यार, सोचता तो है यार ये, है? इतनी देर से यही सोच रहा था मैं कुछ तो बोलूं यार। नहीं, बहुत सारे दिमाग लगाते रहते हैं आपकी क्लास में कि क्या मुझे बोलना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है बेटा, बोलना चाहिए। जो अच्छी बात है वो बोलने में बुराई नहीं है। अच्छा एग्जाम्पल है वो, सक्सेशन है। उसमें आपने प्लांट नहीं लगाया, बाय मिस्टेक आपसे सीड डिस्पर्स हुआ है। आप चाहते भी नहीं थे कि यहाँ प्लांट उग जाए, आप तो फेंक के आ गए। ठीक। एक बार क्वेश्चन आया, अरे सुनो रे, नीट का क्वेश्चन है, क्रॉपलैंड्स में क्या मिलता है? ऑप्शन देखेंगे आप। इकोलॉजिकल सक्सेशन मिलता है क्या? वेरी गुड, जब तक अबेंडेंट ना लिखे तब तक हम थोड़ी कहेंगे। एब्सेंस ऑफ वीड, एब्सेंस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म, लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी। पहुंच रहा है बेटा आप? क्योंकि फसल तो एक ही तरह की लगाई है ना आपने। ग्रासलैंड से कंपेयर करो, आप किसी फॉरेस्ट से कंपेयर करो, वहां के कंपैरिजन में जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत कम है। ये आपका आंसर है। तो वहां एक ऑप्शन में इकोलॉजिकल सक्सेशन भी था। और बच्चे एनसीईआरटी में ये वाला एग्जांपल पढ़ते हैं, अबेंडेंट फार्मलैंड्स।
तो वो सोचते हैं कि फार्मलैंड में सक्सेशन होता है। अरे नहीं नहीं नहीं, जब तक वो अबेंडेंट नहीं है तब तक सक्सेशन नहीं है। दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब आपसे, आंसर सही और सटीक होना चाहिए। पहला क्वेश्चन, क्या सेकेंडरी सक्सेशन प्राइमरी के जैसा होता है? नहीं होता। बहुत गजब, बहुत बढ़िया, नहीं होता। क्योंकि, अब आराम से सुन लो आप, क्योंकि आग लगने के बाद अब एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, मिनरल बढ़ गया है। ऐश राख मिनरल का काम कर रही है, उसके अकॉर्डिंग स्पीसीज आएगी। हो सकता है कि पहली बार जब ये फॉरेस्ट मान लीजिए क्रस्टोज लाइकेन से बना, तो यहां बीच में जितनी भी स्पीसीज आई वो इस बार ना आए। हो सकता है कि कोई ऐसी आ जाए जो उस एरिया में पहली बार है, एरिया में, अर्थ पे नहीं, एरिया में पहली बार है। जब स्पीसीज ही बदल गई तो क्या उसके जैसा हो रहा है? नहीं बेटा, क्योंकि अब नया एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, उसके हिसाब से स्पीसीज आएगी, क्योंकि यहां वही आता है जिसे एनवायरनमेंट बुलाता है। सच है, सही है, यही है बेटा। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन, क्या सेकेंडरी सक्सेशन प्राइमरी को फॉलो करता है? जैसा नहीं होता तो फॉलो भी नहीं करता। फॉलो का मतलब सिर्फ बाद में नहीं होता, फॉलो का मतलब बाद में उसके जैसा होता है। नहीं समझ रहे आप? फॉलो का मीनिंग समझ रहे हैं आप? फॉलो का मीनिंग सिर्फ उसके बाद में नहीं होता, बाद में उसके जैसा होता है। अदरवाइज मत लेना। एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए आप किसी को फॉलो करते हैं, तो आपको उसके पीछे जाना है बेटा। अच्छे से फॉलो तब होगा जब वो जिस गली में मुड़े उसी में मुड़ जाओ, पाथ वही लेना पड़ेगा, तब जाके फॉलो होगा। अरे स्पीसीज बदल गई तो पाथ ही बदल गया रे यार। कोई आइडियल पर्सन, कोई बड़े ऐसे, मैं उन्हें फॉलो करता हूं, फॉलो का क्या मतलब है? जो बात उन्होंने बताया, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। गजब है यार, क्या होगा? जो पाथ है उसी पे चलते हैं, यही बात होती है बेटा। जब स्पीसीज ही बदल गई तो पाथ बदल गया, और जब पाथ बदल जाएगा तो फिर फॉलो नहीं होगा बेटा। मॉड्यूल एक्सरसाइज सेकंड, क्वेश्चन नंबर 63, पता नंबर 104 होगा, देखो वही मिलेगा आसपास। मॉड्यूल नया है बेटा। अरे यार ऐसा कैसे? पता 104 ही है, 63 बेटा, पत्ते का पहला। हम्म, क्या आखिरी दो ऑप्शन समझ में आ रहे हैं आपको? इन्हीं को तो समझा रहा था बेटा मैं। जैसा नहीं होता और फॉलो नहीं करता, तो डिफोरेस्टेड साइट आपका आंसर हो जाएगा। सही है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
बोर्ड पे देखो बेटा, आप इधर सब बच्चों को आंसर आ गया। आगे बढ़ते, चाहे सक्सेशन प्राइमरी हो चाहे सक्सेशन सेकेंडरी हो, अगर आप लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जाते हैं तो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जाना प्रोग्रेसिव सक्सेशन भी कहलाता है। लेकिन किसी ह्यूमन इंड्यूस्ड या फिर नेचुरल डिस्टरबेंस की वजह से अगर वापस अर्लियर स्टेज आ जाती है तो उसको रेट्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। रेट्रोग्रेसिव अर्लियर स्टेज का क्या मीनिंग है पहले समझेंगे आप। एक बार की बात, आपने एक एरिया देखा जिसमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि ग्रास उगी हुई है, अच्छी बात। 5-10 साल बाद फिर आप वहां पहुंचे तो आपने देखा कि वहां ट्री भी आ गए। क्या कहा? ग्रास के बाद ट्री, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल। ओहो, प्रोग्रेसिव चल रहा है। बेटा आप तो आ गए, लेकिन आपके पीछे से कोई आया, सारे पेड़ काट के ले गया। वापस ग्रास, अर्लियर स्टेज। क्या हो रहा है? अरे मीनिंग समझ में आ गया? डेजर्ट से फॉरेस्ट का बनना, फॉरेस्ट से डेजर्ट का बनना, रेट्रोग्रेसिव स्टेटमेंट आ रहा है। एक बार रेट्रोग्रेसिव होने के बाद दोबारा होने वाला सक्सेशन जनरली सेकेंडरी प्रोग्रेसिव होता है। जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली। क्योंकि एक बार की बात है, एक हरा भरा फॉरेस्ट, हरा भरा फॉरेस्ट बेटा, और यहां वॉल्केनिक लावा आ गया। ये देखो, पेड़ों पे गिराया, सब जल गए, दब गए, मर गए। अब तो इलाके में चट्टाने फैल गई ना। अरे यार, इग्नियस रॉक बन गए यार। उस रॉक सरफेस पर अब जो सक्सेशन होगा वो सेकेंडरी या प्राइमरी? प्राइमरी होगा। क्या लावा का आना रेट्रोग्रेसिव इवेंट है? अरे है कि नहीं है यार? उसके बाद जो हो रहा है, क्या वो यहाँ सेकेंडरी है कि प्राइमरी? अरे प्राइमरी बेटा, क्योंकि यहाँ चट्टाने बनी है। तो हर बार रेट्रोग्रेसिव होने के बाद क्या सेकेंडरी ही होगा? कोई जरूरी नहीं है। शब्द पहुंच रहे हैं आराम से? जनरली रेट्रोग्रेसिव होने के बाद सेकेंडरी होता है, जनरली, नॉट ऑलवेज। लेकिन कभी कभी प्राइमरी भी हो सकता है। कब हो सकता है मैंने बता दिया। यहां कोई बालक ये तो नहीं कहेगा कि कभी कुछ था, किसी वजह से नहीं रहा, अब तो वापस सेकेंडरी होना चाहिए। वजह भी देखना, वजह कैसी आई है। एक वजह ऐसी आ गई जिसने सब कुछ ही खत्म कर दिया, पहले का कोई बचा ही नहीं, तो कहां से सेकेंडरी होगा? फिर तो प्राइमरी होगा। अरे ड्राई एरिया में होने वाला सक्सेशन जीरो सेरे कहलाता है, जिसे आप जीरार्च के नाम से भी पुकारते हैं। आर्च वही सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी है जैसे सेरे है। सिर्फ ड्राई कहा है बेटा, ड्राई।
नाम नहीं लिया तो जीरो। लेकिन अगर नाम ले दिया जाए कि रॉक है, कि सैंड है, रॉक है तो लिथोसेरे और सैंड है तो सैमोसेरे होगा। सैंड में उगने वाला सैमोफाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? सैमोफाइट। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर सैंड में उगने वाले तो जीरोफाइट होते हैं। सैंड में उगने वाले, लिखना बंद करो, सैंड में उगने वाले सच में सैमोफाइट ही है। सैंड में पानी कम है इसलिए जीरोफाइट है। जीरोफाइट को सैंड से डिफाइन करते हैं कि पानी की कमी से। ये याद रख लेना। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट पहाड़ों पे होते हुए भी जीरोफाइट है, क्योंकि जब वो पहाड़ों पे है तो बरसात होती है, रुकता ही नहीं है, बह के नीचे आ जाता है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा। ट्रांसपिरेशन को रोकने का अडेप्टेशन है उनके पास, निडल लाइक लीफ, थिक क्यूटिकल, संकन स्टोमेटा, जीरोफिटिक कैरेक्टर। तो याद रखो रे बेटा, यहां हर जीरोफाइट सैंड में ही रहेगा जरूरी। जो पानी की कमी में है वो जीरोफाइट है। तो आज के बाद ये याद रख लेना, सैंड में उगने वाला सैमोफाइट है, वो जीरोफाइट क्यों है? पानी की कमी में। वाटर एरिया में होने वाला सक्सेशन, हाइड्रोसेरे, जिसे आप हाइड्रार्च के नाम से भी पुकारते हैं। हाइड्रार्च हमसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ पानी, तो हमने कह दिया फ्रेश वाटर है, क्योंकि हम पहले अच्छा सोचते हैं बेटा। लेकिन अगर कह दिया कि एसिडिक है तो कह देना ऑक्सैलोसेरे, और अगर सैलाइन या सॉल्ट है हेलोसेरे। हमारे सिलेबस में जीरो भी है तो हाइड्रो भी है। जीरो आपने पढ़ लिया किसकी फॉर्म में? अभी एक पढ़ना बाकी है, जो क्या पढ़ेंगे हम? फ्रेश वाटर में, इसलिए हाइड्रोसेरे पढ़ेंगे। पढ़ेंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं। जब इतनी ही बातें हो रही है तो ये भी लिख ही लो बेटा, साथ में लिखते हैं बेटा। किसको लिखोगे? अगर आपको टर्म आती है ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन, कह देना प्लांट का सक्सेशन है। हम मानते हैं कि प्लांट के साथ एनिमल माइक्रोब भी बदलता है, लेकिन आपका फोकस प्लांट के चेंज पर है तो उसे ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। अगर आपको शब्द आता है हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन, तो ये एनिमल का सक्सेशन है। हम मानते हैं कि बिना प्लांट एनिमल नहीं आता, लेकिन आपका फोकस सिर्फ एनिमल के चेंज पर है तो आप हेट्रोट्रॉफिक कहेंगे। और अगर आप केवल माइक्रोब का चेंज देखते हैं तो उसे सेरुला कहते हैं। हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन फोकस प्लांट के चेंज पे करता है,
साथ के साथ एनिमल और माइक्रोब भी बदलते हैं, अंडरस्टूड है? एग्री है ना बेटा सब बच्चे? तो हाइड्रोसेरे अब हमें पढ़ना है, जो एक बड़ा प्रोसेस है, तो उसे आज नहीं पढ़ेंगे हम, लेकिन आज मैं आपसे एक टेबल यहां बना रहा हूं आपके सामने, क्योंकि सक्सेशन में आप बहुत कुछ पढ़ चुके हो। तो एक टेबल आपको बनाई जा रही है, उस टेबल को आप बताएं कि सैरल से क्लाइमैक्स पे जाते हुए क्या से क्या हो गया। देखते हैं देखते हैं। इधर तो हटा दो, ज्वाल दी बेटा ज्वाल दी। छेती पुत्र छेती। सक्सेशन रेट्रोग्रेसिव हो सकता है। हाँ वो सक्सेशन का पार्ट नहीं है, डिस्टरबेंस का पार्ट है, एक्सटर्नल डिस्टरबेंस, फिजियोग्राफिक। लिख लेने दो बेटा सब बच्चों को। इस तरफ मैं कैरेक्टर लिखूंगा, यहां से यहां जाते हुए क्या क्या हो रहा है आपको बताना है। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म साइज स्मॉल और लार्ज में आंसर करो पहले, बाद में कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल और कॉम्प्लेक्स में आंसर करेंगे पहले, बाद में क्यों 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 डाइवर्सिटी बढ़ रही है, फिर यहां पर वैरायटी बढ़ रही है, तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी भी। इकोलॉजिकल नीके जनरलाइज और स्पेशलाइज में आंसर करो पहले, बाद में क्या मैं ऐसा कह दूं तो सही होगा? इधर देखो रे बोर्ड पे, सबका काम एक जैसा जनरलाइज्ड होता है, अपना काम अलग कर लेना स्पेशलाइज्ड होता है। सबका काम एक जैसा, कोई कुछ भी कर रहा है सब एक जैसे, वो जनरल, वो जनरलाइज है। अपना काम दूसरों से अलग कर लेना। मेरे हाथों की तरफ देखिए, मैं नेक्स्ट टर्म लिखूंगा तो फिर समझनी पड़ेगी। सबका काम एक जैसा, अपना काम अलग। अगर कभी इन शब्दों में मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना, जनरलाइज्ड ब्रॉड और स्पेशलाइज्ड नैरो होता है। समझ रहे हैं आप? ABC तीनों मिलके घास ही खाते हैं, जनरलाइज। ए ने कहा कि ना मैं ट्री खाऊंगा, बी तुम श्रब और सी तुम ग्रास। ये है स्पेशलाइज्ड। समझ रहे हैं आप?
तो जैसे जैसे डाइवर्सिटी बढ़ती है नीचे नैरो होता जाता है, तभी साथ रह पाते हैं, वरना भारी कंपटीशन के चलते हुए मरना पड़ सकता है। मर जाएंगे बेटा, मर जाएंगे। अभी भी कुछ बच्चों नहीं बोल पा रहे यार, मर जाएंगे बोलते हैं। ये प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, अभी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। फूड चेन और वेब, सिंपल और कॉम्प्लेक्स में आंसर करो जी। पहले, बाद में, ऐसे कैसे? डाइवर्सिटी बढ़ रही है, फीडिंग इंटरकनेक्शन बढ़ रहे, फूड वेब की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही। ओहो, क्या कह रहा है? हैं? अच्छा, सेरल और क्लाइमैक्स में आगे बताओ। अब है दिमाग लगाने वाली बातें। इधर एनर्जी या लाइट यूज एफिशिएंसी, लो और हाई में आंसर करो। पहले, पहले लो बाद में हाई, डाइवर्सिटी बढ़ रही है, लाइट का यूज कम्युनिटी में बढ़ रहा है। चलो ऐसे भी समझ लो, पहले जो ग्रास थी वो ओपन एरिया में थी, लाइट पूरी गिर रही थी। अब जो ग्रास है बड़ी बड़ी कैनोपी के नीचे है, फिर भी फोटोसिंथेसिस कर रही है, एफिशिएंसी बढ़ गई है। ऐसे समझ लो, समझ रहे हैं आप? जो ग्रास बड़ी बड़ी ट्री कैनोपी के नीचे आकर भी फोटोसिंथेसिस कर सकती है, कम लाइट में है फोटोसिंथेसिस, मोर एफिशिएंट। यहां पर न्यूट्रेंट कंजर्वेशन, लो और हाई में आंसर करो। ऑर्गेनिज्म के नंबर भी बढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिज्म की साइज भी बढ़ रही है, तो बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट का अमाउंट भी बढ़ रहा, तो कंजर्व न्यूट्रिएंट बढ़ते जा रहे हैं बेटे। अरे सही है ना यार? अब बताओ, P4 फोटोसिंथेसिस और B4 बायोमास, P/B रेशियो लो और हाई में आंसर करो। पहले, पहले, पहले हाई, बाद में कैसे? गजब गजब। सुनो सुनो सुनो, पी प्लांट का है, पी बी पूरे एरिया का है, प्लांट एनिमल माइक्रोब। इधर देखो बेटा, एक मिनट इधर देख लो, अभी चलते हैं, खत्म हो गया, पहले इधर देखो। जिस एरिया में सक्सेशन चल रहा है, एक टाइम के बाद जब वहां प्लांट्स पूरी तरह से भर जाते हैं, भर जाते हैं, तो प्लांट का नंबर बढ़ना ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया, लेकिन एनिमल तो बढ़ रहा है। कुछ बच्चे कहेंगे कि प्लांट के लिए जगह नहीं है, तो फिर एनिमल कहां बढ़ रहा है? क्या ग्रास के ऊपर रैबिट के नंबर बढ़ सकते हैं? डियर के नंबर बढ़ सकते हैं?
क्या पेड़ों पे चिड़िया के नंबर बढ़ सकते हैं? तो यहाँ प्लांट कांस्टेंट लेकिन एनिमल बढ़ रहा है, वो बायोमास बढ़ रहा है जो नॉन फोटोसिंथेटिक है। पी बाई बी में कमी आ जाएगी। नहीं पहुंचा? जिनको नहीं पहुंचा वो ऐसे भी समझो। हम सेरल में है, पहले सेरल में है। बोर्ड पे देखो लिखना बंद करके। ये मेरा ये वाला हाथ पी है और ये वाला हाथ बी है। सेरल का पी और ये बी। मेरे दोनों हाथों का गैप देख लो पहले बीच में, ये इतना गैप, ये पी और ये बी, ये वाला हाथ पी और ये बी। अब मैं क्लाइमैक्स में जा रहा हूं। दिमाग लगाना बेटा, मैं क्या कर रहा हूं अपने आप समझना। जैसे हम क्लाइमैक्स में गए, पी बी, गैप देखो दोनों में। वापस आओ सैरल, वापस, ये गैप देखो दोनों हाथों के बीच। जाए अब क्लाइमैक्स में, पी बी। पी तो अब भी ज्यादा है, लेकिन कंपैरेटिव भी ज्यादा बड़ा है। क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बी पी से ज्यादा हो जाए, मर जाएंगे। समझ रहे हैं आप? पी अब भी ज्यादा है, लेकिन बी कंपैरेटिव ज्यादा बड़ा है, उसको कहते हैं रेशो में कमी आना। सच है? सही है? यही है बेटा। तो अगले एपिसोड में आते ही हाइड्रोसेरे पे चर्चा शुरू हो जाएगी। मैं जो ये बातें पढ़ा रहा हूं, एक मिनट रहे इधर, एनसीईआरटी के पत्ता नंबर 2502512522 पर है। मॉड्यूल में शुरुआत में ही पलटो मॉड्यूल की तो सीक्वेंस ही पढ़ रहे हैं हम। ठीक, चलिए बेटा, थैंक यू। पीयूष, आपको आंसर मिल गया होगा एप्पल वाले सीड से। ऑनलाइन? ठीक बेटा, थैंक यू।